everyone, welcome you all to my YouTube channel. This video is presented by Preeti Singh. Today I am going to deal with salient features of Indian society for your upcoming UPSC mains examination. The PDF of this lecture will be uploaded on my Telegram channel UPSC Target with Preeti, and the link of my Telegram channel is given below in the description box. So basically this is part of GS paper first. And in GS paper first, the word Indian society is mentioned, and in Indian society there are 8 topics that are given in our syllabus. What are 8 topics? First is salient features of Indian society, second is diversity of India, third is role of women and women organization, fourth is population and popul associated issues, fifth is poverty and developmental issues, sixth is urbanization, their problems and their remedies. फिफ्थ उसके बाद से जो हमारा टॉपिक है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी, एंड फाइनली लास्ट टॉपिक इज सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म्स. In these 8 topics, some topics are very important like role of women and women organization, globalization, secularisms, communalisms, all these topics, and also salient features of Indian society. These topics are very important. Why? क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो आपको पता चलेगा कि वुमेन्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, ग्लोबलाइजेशन से हर साल 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, सेकुलरिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, या सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से कुछ ना कुछ को लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं. तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग एकदम क्रैश कोर्स यानी 8 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें हम लोग इंडियन सोसाइटी के फीचर्स के बारे में जानेंगे, सारे फीचर्स जो भी हैं उन सबके बारे में जानेंगे, सोसाइटी का मतलब भी जानेंगे. सबसे पहले शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि व्हाट रेफरेंस कैन यू यूज़. सबसे पहला रेफरेंस क्या हो सकता है कि इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एनसीईआरटी, जो सोशियोलॉजी का 11th और 12th का सोशियोलॉजी का बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं. साथ साथ जो हमारे द हिंदू में कभी कभी आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स आते हैं इंडियन सोसाइटी पे, वो आप रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प हो. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन सोसाइटी से, इंट्रोडक्शन से. अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन सोसाइटी कैसी है तो आप सिंपली क्या बोलते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है ये प्लूरलिस्टिक है. प्लूरलिस्टिक मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे मेंस को जो होता है हमारे मेंस जो वोमेन है उनसे ज़्यादा उनको प्रेफरेंस देते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ही कम्प्लेक्स सोशल ऑर्डर्स है, या ऑल्सो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत से कल्चर, रिलीजन्स, कास्ट, इवन बहुत से यहाँ पे एथनिसिटी आपको पाई जाएगी. इसलिए तो बोलते हैं हमारा जो कंट्री है डाइवर्स कंट्री है. पे बहुत से आपको डाइवर्सिटी दिखाई देगी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन्स, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी. इन सब के वजह से हम लोग इंडिया को क्या बोलते हैं, इट इज़ ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, जहाँ पे आपको रूरल में भी रहते हुए लोग दिखेंगे, अर्बन एरियाज में भी रहते हुए लोग दिखेंगे, साथ से ट्राइबल एरियाज मतलब फॉरेस्ट में भी लोग आपको दिखेंगे जिनको हम लोग ट्राइबल्स बोलते हैं. हर तरह के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं. इनफैक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है अकॉर्डिंग टू इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन्स. इसके बावजूद भी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे अंदर फीलिंग है वननेस की, ब्रदरहुड की. एक हम लोग कल्चरल थीम्स एक्सेप्ट करते हैं अपने कंट्री के लिए. हम सभी एक कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम सबको यूनाइट करके रखता है. दैट्स वाई ऑल्सो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया को किस नाम से जाना जाता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत से डाइवर्सिटी होते हुए भी एकता है इन टर्म्स ऑफ ब्रदरहुड, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ वननेस. ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये हम सबको बाइंड करके रख सकता है. देखिए कि अगर इंडिपेंडेंस से पहले या पहले की जो सोसाइटी थी वहाँ पे आप बात करें तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लास डिविजन्स दिखते थे, बहुत से रिलीजन्स, मतलब बहुत ज़्यादा सब में अलग अलग जो जाति का कंसेप्ट होता है बहुत ज़्यादा दिखाई देता था. बट जैसे आपको बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स आए, उनके आने के बाद थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगा हमारी सोसाइटी में. हम देखें कि सोसाइटी के जो व्यूज़ हैं वो चेंज होने लगे, थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ने लगे. और फाइनली जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद से बहुत से स्टेट्स के लिए डिमांड किया गया, वहाँ पे उनके लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लिए, उनके कल्चरल सिमिलरिटी के बेसिस पे कुछ नए स्टेट्स फॉर्म हुए. क्यों? ताकि उनकी जो डाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे उनके अपने अपने रिलीजन से कल्चर है, लैंग्वेज है, उस बेसिस पे वो एक दूसरे से झगड़ा ना करे. और गवर्नमेंट इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म की इंडिपेंडेंस के बाद कि सब लोग भले ही डाइवर्स हों, यहाँ पे बहुत से स्टेट्स है, बहुत से रीजन से ट्राइबल्स लोग हैं, यहाँ पे आपके अपर क्लास के लोग हैं,
पर इन सबको एक ऐसा चीज़ है जो बाइंड करके रखे, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसलिए तो बोलते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो बेस्ट एग्जांपल है मल्टी कल्चर का, मल्टी एथनिक का, मल्टी आयोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स का, जहाँ पे बहुत से लोग अपने अब सबके अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग्स रहती है अपने अपने कल्चर को लेके, अपने अपने रिलीजन्स को लेके, एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स हम लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रदरहुड एंड फीलिंग ऑफ वननेस। अब आपको मैंने इंडियन सोसाइटी बताया तो सबसे पहले समझते हैं कि सोसाइटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं सोसाइटी टर्म यूज़ कर रही हूँ। तो अगर सिंपली आपसे सोसाइटी का मतलब बोलो तो आप क्या बोलेंगे? सोसाइटी जो है एक तरह का, जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग एक साथ रह के एक दूसरे के डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करते हैं, साथ साथ उनके बीच एक फीलिंग्स आती है बिलोंगिंगनेस की, कोऑपरेशंस की। अगर एक सोसाइटी में बहुत से लोग हैं, अगर एक किसी को कुछ हो जाता है तो दूसरा वहाँ पे आके उनको हेल्प करता है, एंड दैट टाइप सोसाइटी फॉर्म होता है। मीन सोसाइटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे आपको लार्ज ह्यूमन ग्रुप्स दिखते हैं, साथ साथ वो लोग एक दूसरे के नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, और उनके बीच फीलिंग्स कैसी होती है? फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कोऑपरेशंस, एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर्स। यहाँ पे अलग अलग आपको कस्टम्स दिखेंगे, अलग 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 यहाँ पे अलग अलग आपको लैंग्वेज, अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स देयर आर फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन एंड बिलोंगिंगनेस। अब आता है कि इनके फीचर्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या कि दे शेयर देयर कल्चर्स। मतलब क्या कि उनकी जो कल्चर्स है वो अपने कल्चर्स शेयर करते हैं। मीन्स जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ह्यूमन बींग्स अपना अलग कुछ रूल्स फॉलो कर रहा है, दूसरा अपना अलग फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। सब अपनी मतलब एक दूसरे से मिलके सब रहते हैं, साथ में म्यूचुअल अवेयरनेस भी होता है, एक दूसरे से म्यूचुअली दे आर अवेयर कि कहीं किसी को कुछ हो, या मीन्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस यहाँ पे दिख रहा है। साथ साथ उनकी जो टेरिटोरियल बेस है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। मीन्स उनकी टेरिटोरियल बेस तो एक ही हो गया, ऐसा तो नहीं है ना कि एक है उनके टेरिटोरियल बेस दूसरी है, दूसरे है उनके टेरिटोरियल बेस दूसरी है, ऐसा भी नहीं है। एन इंपॉर्टेंट थिंग क्या, सोसाइटी में पॉपुलेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारे सोसाइटी का। अब हम लोग इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करें कि इंडियन सोसाइटी मैंने आपको बताया कि प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, तो इसके क्या क्या फीचर्स है। जैसे आपको मैंने बताया कि अभी बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी दिखती है, यहाँ पे जो लोग हैं इनके क्या क्या फीचर्स है, कैसे वो लोग यूनाइट हैं। तो इनके फीचर्स के बाद में बात करें तो आप बहुत से फीचर्स देख सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं यहाँ पे कास्टिज्म्स हैं, रिलीजन्स बहुत से हैं, लैंग्वेज बहुत से हैं, यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ पे किनशिप सिस्टम है, साथ में यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बोल सकते हैं कि फैमिली सिस्टम यहाँ की बहुत ही अलग है, अलग कंट्री से, या फिर और भी बहुत से मैरिज का जो सिस्टम है वो अलग है। ये सारी जो फीचर्स है हमारे इंडियन सोसाइटी के। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो सारे जो मैंने लिखा है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पहला जो इसका फीचर है वह मल्टी एथनिक सोसाइटी, सेकेंड इज मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, थर्ड इज मल्टी क्लास सोसाइटी, फोर्थ इज पैट्रियार्कल सोसाइटी, फिफ्थ इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फिफ्थ इसके बाद से आप ट्राइब्स, फैमिली, किनशिप्स, एन इम्पॉर्टेंट थिंग देयर इज ए बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मैटेरियलिज्म। से बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी का फीचर्स है कि हमेशा बैलेंस रहता है स्पिरिचुअलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म मैटेरियलिज्म में। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे ऑल्सो द यू कैन सी द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म्स एंड कलेक्टिविज्म्स एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिटी एंड मॉडर्निटी। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेडिशनल को भी, ट्रेडिशनल जो चीज़ें उनको भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे आपको कोई मतलब मॉडर्निटी का कंसेप्ट भी दिखता है। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मल्टी एथनिक सोसाइटी, व्हाट इज़ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, मतलब ये सारे जो फीचर्स है इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है जिसका फीचर्स है इसको हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ एक अलग वीडियो में भी उसके इफेक्ट्स, उनके कॉजेज, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपसे मल्टी एथनिक सोसाइटी के मतलब बात करें तो आप क्या बोल सकते हैं? एथनिसिटी मतलब क्या कि जहाँ पे उस टाइप के लोग रहते हैं जिनके पास उनकी आइडेंटिटी होती है, मीन्स वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी खुद की होती है। एक एथनिक का मतलब, एथनिसिटी मतलब क्या कि जैसे कि उनके लैंग्वेज के बेसिस पे उनकी आइडेंटिटी हो सकती है, उनके हिस्ट्री के बेसिस पे उनकी आइडेंटिटी हो सकती है, उनके सोसाइटी के बेसिस पे, उनके कल्चर के बेसिस पे। वहीं अगर आ जाता है मल्टी एथनिक सोसाइटी, मतलब क्या कि वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज, मतलब अलग अलग सबकी आइडेंटिटी अलग अलग आपको दिखेगी, उनकी बात करने की तरीका, उनकी हिस्ट्री अलग अलग है। यहाँ पे मल्टी सिटी दिखेगी, मल्टी एथनिक सोसाइटी दिखती है जहाँ पे को एग्जिस्टेंस चाहता है बहुत से रेशियल ग्रुप्स में। और इंडिया जो है यहाँ पे आप देखेंगे बहुत से रेशियल्स हैं, मतलब बहुत से रेशियल हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। दैट्स वाई
इंडिया को हम लोग मान कर चलते हैं इंडिया इज़ अ मल्टी एथनिक सोसाइटी और मल्टी एथनिक ग्रुप्स। ऑल्सो जो इसका सेकेंड फीचर जो है मल्टीलिंगुअल, ये जो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है इसका मतलब क्या कि हमारे यहाँ जो है मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत से लैंग्वेज आपको यूज़ किए जाते हैं। नॉर्थ में देखें तो कुछ और लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, साउथ में देखें तो कुछ और लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। मतलब हर स्टेट अपने अपने जो रीजन है उस रीजन के हिसाब से वो लोग अपनी अपनी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टी लिंगुअल मतलब बहुत से लिंगुअल्स। साथ साथ है क्या कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उनकी आइडेंटिटी के लिए। मीन्स जिस स्टेट में वो प्रेजेंट है उस बेसिस पे उनकी आइडेंटिटी को हम लोग पता करते हैं। अब आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीलिंगुअल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत से लैंग्वेज दिख रहे हैं, तो इसका रीजंस क्या है। फर्स्ट रीज़न इज माइग्रेशन ऑफ लेबर मोबिलिटी। मतलब जो माइग्रेशन होता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन से, मतलब एक रीजन से कोई दूसरे रीजन्स में जाके शिफ्ट हो जा रहा है तो वो वहाँ के लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है और उसके साथ साथ जो रहते हैं उनको भी अपनी लैंग्वेज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज जो है एक दूसरे से वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं और एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। साथ साथ कल्चरल कंटेक्ट्स, मतलब एक दूसरे के जब कंटेक्ट्स में आते हैं तो वहाँ पे भी हमारा मल्टीलिंगुअल जो है यहाँ पे उसका दिखाई देता है। साथ में जो अगर कभी कभी टेरिटोरियल कंक्वेस्ट होता है, मीन्स कभी कभी स्टेट्स या फिर किसी नेशन के बीच में, तो अगर एक दूसरे से वो लोग आके फिर मिलते हैं, कभी कंक्वेस्ट हुआ जो जीता वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करेगा, हो सकता है अपने अपने कल्चर या इन सब के बारे में बताया, तो वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो एक दूसरे में चेंज करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म्स। अब बात है क्या हमारे कंट्री के बारे में कि हमें पता है हमारे कंट्री में साउथ में कुछ और बोला जाता है, नॉर्थ में कोई और लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, और इस वेस्ट में बात करें, ईस्ट में बात करें या नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये सारे जो रीजन है यहाँ पे हर जगह आपको अलग अलग लैंग्वेज दिखती है। तो हमारे कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये भी तो क्वेश्चन राइज हो सकता है ना, कि साउथ में जो है कन्नड़ बोल सकते हैं, तमिल बोल सकते हैं, वही जो नॉर्थ वाले हैं उधर हिंदी बोलते हैं, गुजरात के गुजराती बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ की जो कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी है। हिंदी के अलावे भी हमारे यहाँ 22 लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे कंट्री में सिर्फ 22 लैंग्वेजेस ही है, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस जो है हमारे कंट्री में स्पोकन बोला जाता है। पर उनमें से सिर्फ 22 लैंग्वेजेस जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट लैंग्वेज की बात करें तो इंडो यूरोपियन, द्रविडियम, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये सब सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे कंट्री में बोली जाती है। तो ये हमारे रीजन्स हो गया और मल्टीलिंगुअल सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब जो तीसरा है वो है मल्टी क्लास सोसाइटी। हमें पता है कि हमारे यहाँ कास्टिज्म से बहुत बहुत मतलब एंशियंट वैदिक टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लास सिस्टम का मतलब क्या कि हम लोग किसी को भी किसी सोसाइटी को एजुकेशन, प्रॉपर्टी, बिजनेस वर्क्स, मतलब उनके या उनके हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स उस बेसिस पे उनको डिवाइड कर देते हैं, उनको सेपरेट कर सक देते हैं। अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे यहाँ 3 टाइप्स, मतलब 3 कैटेगरी में क्लास को कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है अपर क्लास, दूसरा है मिडिल क्लास एंड थर्ड इज लोअर क्लास। पर पहले मतलब आप वैदिक टाइम का ले लीजिए तो वैदिक टाइम जो था उस वक्त आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे 4 टाइप्स के लोग, मतलब 4 टाइप्स के क्लास था, कास्ट सिस्टम था। फर्स्ट वॉज ब्राह्मण, सेकेंड वॉज क्षत्रिय, थर्ड वॉज वैष्णव एंड शूद्राज, लास्ट वॉज शूद्राज एंड फाइनल जो है अनटचेबल्स, मतलब उनको छुआछूत वाला जो था वो वाले लोग थे कि वो किसी भी चीज़ को छूते नहीं थे, बोलते थे कि वो छू दिए तो। पर गांधी जी जब आए तो इस कंसेप्ट को उन्होंने बहुत पूरा चेंज कर दिया। जैसे अभी भी अगर अनटचेबल्स वाला बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट थे वहाँ पे आपको दिखता है कि जो सबसे पुअरेस्ट होते हैं और उनको पूरी सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वो होते हैं अनटचेबल्स। एंड उनको बोलते हैं कि वो यहाँ पे जा नहीं सकते, वो नहीं कर सकते। अभी इंडिया में तो कम हो गई है पर पूरी तरह से कम्प्लीटली ये एंड नहीं हुई है। तो अगर आपसे बात करूँ अपर क्लास के बारे में तो वो कौन होते हैं, लोअर क्लास मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास कौन होते हैं। बेसिकली जो अपर क्लास होते हैं वो रूलिंग क्लास होते हैं। जैसे कि अभी आप बात करें ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो अर्लीस्ट टाइम में होते थे उनको हम अभी हम लोग मान के चलते हैं कि देवर अपर क्लास। उनके पास बहुत वो जो होते थे ब्राह्मण्स, वो टीचर्स बन सकते थे, प्रीस्ट बन सकते थे, देवर इंटेलेक्चुअल्स। वाइल क्षत्रिय जो थे वो भी बहुत ही अपर क्लास में आते थे कि देवर वॉरियर्स एंड रूलर्स। तो इनकी जो पावर थी, इनकी जो पोजीशन थी ऊपर थी, और ये जो चाहे मिडिल और लोअर क्लास से करवाते थे और ये बोलते थे कि वो लोग जो है नीचे में आते हैं। ऐसे ही जो दूसरा होता है वो मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास आते हैं, दैट इज ओबीसी। ओबीसी जो होते हैं दे आर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो होते हैं ये बहुत ही डिसएडवांटेजेस
क्लास की सोसाइटी होते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, सर्वेंट्स, लेबर्स, ये जो सारे आते हैं हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। ये पहले के जो वैश्याज या शूद्राज होते थे, दे आर नाउ ओबीसी, दे आर नाउ इन द ओबीसी कैटेगरी। एंड फाइनली शेड्यूल कास्ट, जो मैंने आपको बताया कि छुआछूत वाला जो अनटचेबल्स जो होते थे वो अभी क्या है, शेड्यूल कास्ट है। तो ये हमारे यहाँ मल्टी क्लास सोसाइटी है। अब जो नेक्स्ट है वो है पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब मैन होल्ड प्राइमरी पावर। हमारे यहाँ क्या है, मतलब कुछ कुछ ऐसे भी आपको कंट्री दिखेंगे जहाँ पे आपको देखेंगे कि वोमेन्स होल्ड मोर पावर, पर अभी हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैन जो वो प्राइमरी पावर होल्ड करता है और ग्रेटर स्टेटस उसको मिलता है, ग्रेटर पावर इंजॉय करता है देन द वोमेन। यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी में होता क्या है बेसिकली कि जितने भी डिसीजंस हैं कोई भी सोसाइटी या फैमिली में, वो सारा डिसीजन किसके हाथ में लाई करता है, इन द हैंड ऑफ मैन। मैन के पास ऑथोरिटी होती है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और इंडिया में ये लार्जली है कि हमारे एंशियंट टाइम से पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारे इंडिया जो है वहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैन जो है ज़्यादा पावर इंजॉय करते हैं एज कम्पेयर टू वोमेन्स। पर अगर कभी कभी आप इंडिया में भी देखें तो कुछ ट्राइबल सोसाइटीज ऐसी है, दे आर मैट्रिलिनियल सोसाइटी, जहाँ पे वुमेन को ज़्यादा पावर मिलता है, प्राइमरी पावर मिलता है एज कम्पेयर टू मैन। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो लोग भी बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं और वहाँ पे वो लोग भी अपने फैमिली के हेल्प करते रहती है, तो वहाँ पे उनके पास भी पावर आता है, या बोल सकते हैं इक्वली पावर आता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पैट्रियार्कल सोसाइटी हमें नहीं दिखाई देती है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो आप सिंपली एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंस और वुमेन दोनों जॉब करते हैं, अगर वो सेम जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ ऐसे जॉब्स है जहाँ पे वुमेन जो है स्टिल दे आर गेटिंग 20% लेस पेमेंट एज कम्पेयर टू मैन। एंड उनके पास बहुत ज़्यादा, उनको वुमेन्स को अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, सेक्सुअल हरासमेंट की सारी जो प्रॉब्लम्स स्टिल वुमेन्स आर फेसिंग। और ये सारी जो हमें क्लियरली बताता है कि हमारा सोसाइटी जो है स्टिल वी आर पैट्रियार्कल सोसाइटी। ऑल्सो देखिए कि मैं हमारे सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करता है कि जो मैन होते, जो मेल चाइल्ड होता है उसके लिए सब लोग प्रे करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू मेल वोमेन जो है, या फिर जो फीमेल चाइल्ड है उसको बहुत कम प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू मेल चाइल्ड। लोग क्या चाहते हैं कि एबॉर्शन करवा देते हैं अगर उनको पता चलता है कि वो फीमेल चाइल्ड है। तो ये सारे इशूज हमें बताती है क्लियरली कि हमारे यहाँ जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। तो आता है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी के हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में। तो अभी देखें कि हमारे अभी भी बहुत से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे हम लोग पैट्रियार्कल को जो बहुत ही रिगिडली फॉलो करते हैं, और वहाँ पे वुमेन्स को हम लोग बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं उनके, ताकि वो आगे बढ़ सके। बोलते हैं कि तुम घर में रहो, तुम खाना बनाने के लिए ऐसे बनी हुई हो, या फिर ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि वुमेन को बोलते हैं कि तुम घर की काम करो और जो हस्बैंड है वो बाहर जाएंगे। तो ये जो है इससे की वजह से वुमेन्स को जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनको फ्रीडम्स नहीं मिल पाता है। ऑल्सो वुमेन्स अगर इंडिया में देखें तो उनको बहुत ही कम फ्रीडम मिलता है, इवन उनको अनइक्वल और इन्फीरियर स्टेटस दिया जाता है सोसाइटी में, इवन फैमिली में भी। जैसे अगर हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रही है तो उनके काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता, उनको ये नहीं बोला जाता है कि आप बहुत अच्छा काम किए, उनके जिस सराहना बोल सकते हैं उस तरह से नहीं दिया जाता। वहीं अगर मेल पैसा कमा के ला रहा है तो उसको बोलते हैं हाँ देखो ये हमारे घर का बेटा है, पैसा कमा के ला रहा है। पर वहीं वुमेन्स तो दिन भर पूरे काम करते रहती है, पर कभी उनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाएगा, ना ही उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। ऑल्सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग है क्या कि इसकी वजह से पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि वुमेन जो है इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट या फिर वायलेंस, मर्डर, डॉरी, बर्निंग, वाइफ बीटिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमारे सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करती है। कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोविजंस है, पर ये कम्प्लीटली इसको हम लोग फिनिश नहीं कर पाए। इवन लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो फीमेल्स की लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही अभी भी कम है एज कम्पेयर टू एडल्ट मेल चाइल्ड। एडल्ट मेल चाइल्ड की जो लिटरेसी है वो काफ़ी हद तक अच्छा है, पर वुमेन्स की अभी भी उतनी अच्छी से नहीं हो पाई है। मीन्स जैसे कि अगर आप बात कर सकते हैं एडल्ट मैन के बारे में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कम से कम उन दोनों के मतलब मैन जो है और वुमेन जो है उन दोनों के बीच का जो लिटरेसी रेट है ऑलमोस्ट 60% या 70% आपको ऑब्जर्व करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? पर अभी इम्पोर्टेंट थिंग है क्या कि वुमेन्स जो है
दे आर मोर फ्रीडम, अभी उनके पास दे आर मोर फ्री, और अभी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस मिल रहा है जिसकी वजह से वो लोग अभी जो मेल है उनको पीछे करते हुए आगे बढ़ते जा रही है। या फिर आप कोई भी मैक्सिमम कम्पिटेटिव एग्जाम्स देखें या जो भी देखें तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि सिलेक्शन की जो सीट्स होती है वो वुमेंस की काफ़ी अच्छा होती है और काफ़ी अच्छे हद तक वो लोग अच्छा काम कर रही हैं। और हमेशा अपने मतलब उसके लिए बहुत स्ट्राइक भी किए, बहुत से प्रोटेस्ट किए ताकि उनके राइट्स को बचाया जाए और ये जो पैट्रियार्कल का जो कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी से हटाया जाए। नेक्स्ट जो है वो है किनशिप मैरिज एंड फैमिली। किनशिप्स मतलब क्या होता है कि इस टाइप का रिलेशन जहाँ पे ब्लड रिलेशंस और मैरिजेस से रिलेशन बेस्ड होते हैं। मतलब किनशिप रिफर्स टू द सेट ऑफ रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप फॉर्म देयर बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस और मैरिजेज। यहाँ पे है क्या, इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप्स है उनको एक साथ टुगेदर बांध के रखता है और एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है किनशिप में। और ये जो है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इसेंशियल ऑर्गेनाइजिंग कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके फीचर्स के बारे में कि किनशिप में होता क्या है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे बहुत ही चीज़ें आपको दिखाई देता है कि लोग जो है एक दूसरे से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रुप सोलिडरिटी। ये जो फीचर्स है हमारे किनशिप्स के हैं, तो किनशिप्स के जो टाइप्स आ जाते हैं उसमें दो टाइप्स आ जाता है। पहला जो है वो एफिनल किनशिप एंड दूसरा है कौन सा गैनुअल किनशिप। एफिनल किनशिप जो है ये है बेस्ड ऑन मैरिजेस, मतलब यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती है वो हस्बैंड और वाइफ के बेसिस पे होती है। एंड वही जो कौन सा गैनुअल किनशिप है वहाँ पे ब्लड और बर्थ इनके बेसिस पे होती है, मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड्स और सिबलिंग्स हैं उनके बेसिस पे जो रिलेटिव्स होते हैं they are known as they comes under consanguineal kinships। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा बेसिकली वाई किनशिप इज इम्पॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में किनशिप आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों। मैंने बताया कि किनशिप जो है बेसिकली क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप फॉर्म देयर ऑफ बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप एंड ऑन मैरिजेस। सो इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। पहला क्या है कि किनशिप डिटरमाइंस करता है कि आप किससे शादी करेंगे, क्योंकि एक रिलेशनशिप बनाना है आपको। ऑल्सो क्वेश्चन ये डिटरमाइन करता है हाउ टू राइज चिल्ड्रेन, विच लैंड टू कल्टिवेट, वेयर टू लिव, विच प्रॉपर्टी टू इनहेरिट। ऑल्सो प्रोवाइड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड आइडेंटिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैरिज। मैरिज जो हमारे आप अगर सिंपली आपसे मैरिज का मतलब पूछूँ तो आप बोलेंगे कि इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बोल सकते हैं कि दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी वजह से जो फैमिली है मीन्स आप बोल सकते हैं आगे की जो पॉपुलेशन है उनके बीच अगर हो रहा है, मतलब मैरिज कर रहे हैं उनके बीच शादी हो रही है तो उनकी जो घर की मतलब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। तो व्हाट यू कैन से इट इज़ ऑल्सो स्टेट ऑफ कल्चरल मैकेनिज्म्स दैट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली को कंटिन्यू करता है। मीन्स हमारे यहाँ अगर दादा दी हैं तो उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, ऐसे करके हमारे यहाँ कंटिन्यूएशन हो रहा है फैमिली का। और इट इज़ मोर और लेस यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में। वाई, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस करता है। अगर आपसे बात करूँ कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे यहाँ भी मैरिज सिस्टम में, तो पहला जो चेंजेस है वो है चेंज इन द एम एंड पर्पस ऑफ मैरिज। पहले के जो एम होता था वो क्या होता था, धर्म और ड्यूटी। मतलब कि शादी हो रही है तो वहाँ पे कुछ उनके धर्म होंगे, कुछ ड्यूटी होंगे। हिंदू हो तो उनके यहाँ की ये आपको करना है ये नहीं करना है। पर अभी आप मॉडर्न टाइम में देखें तो अभी क्या हो गया है, उनका एम और पर्पस क्या है, लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और पहले क्या था, धर्म और ड्यूटी जो है वो उनकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती थी। बट नाउ किस में चेंज हो गया है, लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सेकेंड इज चेंज इन द फॉर्म ऑफ मैरिज। पहले जो होता था ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैरिज हो जाता था, पर अभी आप देखें तो अभी का जो फॉलो हो जा रहा है दे आर मोनोगेमियस मैरिज प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज चेंज इन द एज ऑफ मैरिज। पहले जो होता था जैसे ही लड़की आती थी पुबर्टी के सिचुएशन में उनकी मैरिज हो जाती थी, बट अभी जो है लड़की के लिए 18 ईयर्स हो गया है मिनिमम एज, वाइल बॉयज़ के लिए है जो है, और लड़का के लिए कितना हो गया 21 ईयर्स हो। तो यहाँ पे आपको चेंज भी देख रहा है एज में। नेक्स्ट जो है इंक्रीज इन डाइवोर्स एंड डिसर्टन रेट्स। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहले अगर मान लीजिए शादी हो जाती थी, अगर डाइवोर्स वहाँ पे नहीं है, अगर हस्बैंड उनको बार बार टॉर्चर कर रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। पर अभी क्या है कि अगर उनको प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे से खुश नहीं है तो डाइवर्स वो लोग ईजिली ले सकते हैं, ताकि वो अर्बन एरियाज़ में ये चीज़ें हमें ज़्यादा दिखाई देती है। नेक्स्ट इज लिव इन रिलेशनशिप।
लिव इन रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है? पहले ऐसा नहीं था, पर अभी क्या है कि ये हमारे मतलब एक बोल सकते हैं कि ये हमारा जो आर्टिकल 21 है, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसके अंडर इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि हमारे पास राइट है राइट टू लिबर्टी। तो शादी से पहले वो एक दूसरे से, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि वो जान पाए एक दूसरे को, कि ताकि उनको फ्यूचर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट ऑफ फीचर्स है वो है फैमिली। फैमिली हमें पता है बहुत ही बेसिक इंस्टीट्यूशन है, और बेसिक ऐसा इंस्टीट्यूशन है हमारे सोसाइटी का जहाँ से हम नर्चर होते हैं, मतलब कोई भी बच्चा है वो नर्चर होता है, और यहाँ से बच्चे को आइडिया मिलता है उसके बिहेवियरल पैटर्न में, उनके लैंग्वेज में, उनकी थॉट्स कैसे होगी, उनकी आइडेंटिटी सारे उनकी फैमिली पे डिटरमाइन कर सकता है। तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द बेसिक इंस्टीट्यूट और बेसिक यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। और हो सकते हैं फैमिली जो, इट इज़ यूनिवर्सल ग्रुप जहाँ पे आपको अलग अलग उम्र के लोग दिखाई देंगे, फ्रॉम चाइल्ड टू ग्रैंड मदर। मतलब अगर छोटा बच्चा है उससे आप उसकी दादी माँ भी आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग जो है एक फैमिली में रहते हैं। ऑल्सो जो ये जो है एक दूसरे से रिलेशनशिप एक दूसरे को बाउंड करके रखता है, ताकि कभी भी कोई एक दूसरे से एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं। अगर फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों ज़रूरी है? ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को मतलब कुछ हो रहा है तो हेल्प करे। सोसाइटी का एक बेसिक यूनिट है हमारा फैमिली। तो अब आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। बेसिकली पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इट इज़ बेसिक डेफिनेटेड इंड्यूरिंग ग्रुप ऑफ आवर सोसाइटी। एंड सेकेंड इज दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द कंपेनियनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ। मतलब जब हस्बैंड एंड वाइफ मिलते हैं तो उनकी वजह से फैमिली फॉर्म होती है। हस्बैंड वाइफ है तो उनकी वजह से एक बच्चा होगा, फिर बच्चा के भी बच्चे होंगे, ऐसे करके आपका एक बड़ा सा फैमिली फॉर्म होता है। ऑल्सो अगर देखेंगे तो कुछ फैमिली जो होती है बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। जनरली अभी के टाइम में देखें तो आपको दिखेगा कि दे आर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू अदर सोशल ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस। एंड ऑल्सो दे कैन ऑल्सो बी लार्ज। जैसे कि जो हमारा जॉइंट फैमिली है वो क्या होता है, हमारा लार्ज होता है। मीन्स वहाँ पे सब लोग एक साथ, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सब एक साथ ही रहते हैं। अब बताइए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिली। तो जो टाइप्स ऑफ फैमिली वो डिफरेंट बेसिस पे है। जैसे कि पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। साइज एंड स्ट्रक्चर पे दो हो सकता है, पहला न्यूक्लियर एंड दूसरा जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली सबको पता है, जहाँ पे सिर्फ माँ पापा और बच्चे रहते हैं। सेकेंड जो है वो है जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली, जहाँ पे सब लोग रहते हैं, मतलब पूरे फैमिली में मम्मी पापा चाचा चाची उनके जो बच्चे हैं उनके करके एक बड़ा सा फैमिली फॉर्म होता है। दूसरा जो है वो बेस्ड ऑन मैरिजेस। सो मैरिजेस के बेसिस पे दो है, पहला है पॉलीगैमस फैमिली एंड दूसरा है मोनोगैमस फैमिली। थर्ड इज बेस्ड ऑन रेसिडेंस, मतलब रेसिडेंस के बेसिस पे भी चार होते हैं। पहला जो होता है वो है पैट्री लोकल, सेकेंड इज मैट्री लोकल, थर्ड इज बाई लोकल एंड फोर्थ इज नियो लोकल। ये जो पैट्री लोकल है, जब शादी के बाद अगर लड़की हस्बैंड के घर चली जाती है तो वो होता है पैट्री लोकल। वहीं जब मैट्री लोकल में होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ के घर जाता है। बाई लोकल में क्या, वो लोग अल्टरनेटिवली कभी हस्बैंड के घर रह रहे हैं, कभी वाइफ के घर रहे हैं। और नियो लोकल में क्या कि वो लोग नए जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा बेस्ड ऑन रेसिडेंस। सेकेंड इज बेस्ड ऑन ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के बेसिस पे दो, पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल। मतलब जिसमें मैन को प्रेफरेंस दिया जाए वो पैट्रियार्कल, जिसमें फीमेल को प्रेफरेंस दिया जाए वो है मैट्रियार्कल। और हमारे यहाँ कौन सा एग्जिस्ट करता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। एंड लास्ट जो है वो है बेस्ड ऑन द डिसेंट। डिसेंट के बेसिस पे दो है, फर्स्ट इज पैट्रिलिनियल फैमिली एंड सेकेंड इज मैट्रिलिनियल फैमिली। पैट्रिलिनियल फैमिली में होता है क्या, प्रॉपर्टी एंड फैमिली नेम इज ऑल्सो इनहेरिटेड थ्रू फादर लाइन। वाइल जो आपका मैट्रिलोनियल जो है यहाँ पे अदर होता है कि जो भी राइट्स है वो मदर से डॉटर की तरफ ऐसे एक ट्रांसफर होता है। अब जो देखते हैं वो है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैमिली, की फैमिली के क्या क्या फंक्शंस है। तो फैमिली के डिफरेंट फंक्शंस है, दो बेसिस पे इसके फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो है वो प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या आ सकता है, प्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे को पैदा करना, उनकी देखरेख करना, उनको पालना। सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है। अगर बच्चा है तो उसके कल्चर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साल्ट इज जो हमारा थर्ड है वो है प्रोविजन ऑफ हाउस, हाउस को वहाँ पे प्रोवाइड करना है। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, स्टेटस स्क्राइबिंग फंक्शंस, एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, ये जैसे जा रहे हैं हमारे प्राइमरी फंक्शन से। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो सेकेंडरी फंक्शन में आता है आपका इकोनॉमिक फंक्शन, एजुकेशनल फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन एंड रिक्रिएशनल फंक्शन। एजुकेशनल फंक्शन मतलब क्या, एक मतलब फैमिली में
वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते मतलब पैसे से कि ताकि मतलब अगर पापा है तो बच्चों को हेल्प करेंगे। साथ में एजुकेशनल फंक्शन, फैमिली जो है बच्चे को पढ़ाई में हेल्प करती है। रिलीजियस फंक्शन मतलब क्या कि फैमिली जो है, जो बड़े हैं वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं रिलीजन के बारे में, ताकि बच्चे बड़े होकर उस रिलीजन को, अपने रिलीजन को फॉलो करें। साथ ही रिक्रिएशनल फंक्शंस मतलब जहाँ पे बच्चों को आप रिक्रिएट करते हैं, उनके आइडियाज़, उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको बहुत सी एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं, जैसे गेम्स, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब सारी रिक्रिएशनल फंक्शंस जो है कि हमारे फैमिली जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आता है कि क्या क्या चेंजेस आ रही है हमारे फैमिली सिस्टम्स में प्रेजेंट टाइम में। तो पहला चेंजेस क्या हो गया है, जो फैमिली सिस्टम है, अब पहले की जो फैमिली सिस्टम होती थी दे वर लाइक प्रिंसिपल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, बट अभी क्या हो गया, दे आर नाउ ट्रांसफर्ड इनटू द कंज्यूमशन और यूनिट ऑफ कंज्यूमशंस। पहले के लोग जो थे, मतलब जो भी मम्मी पापा होते थे, वो क्या करते थे कि चाहते थे कि हमारे घर में सभी एक दूसरे काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें। पर अभी जो है वो कंसेप्ट चेंज हो गया है। साथ साथ में जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है वो भी लोगों को इस तरह से बना दिया है कि लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। पहले के लोग जो थे पूरी फैमिली के बारे में सोचते थे। इसमें तो अभी देखिए वुमेन भी इन्वॉल्व हो गई है इस जर्नी में कि वो लोग मतलब अपने, जैसे हमारा जो अभी न्यूक्लियर फैमिली है वो आपको दिखेगा आपके फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट जो है इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बन लाइफ स्टाइल। जो इन्फ्लुएंस हो रहा है अर्बन लाइफ स्टाइल का, वो लोगों को कलेक्टिविज्म कंसेप्ट से इंडिविजुअलिज्म कंसेप्ट में बदल दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है चेंजेस ऑफ मैरिज सिस्टम। मैरिज सिस्टम जो है इंडिया में उसको चेंज कर दिए, मतलब पहले के जो था ट्रेडिशनल था, एंड सेकेंड अभी आपको मैंने मैरिज के बारे में बताया तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। एंड लास्ट इज वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन मतलब क्या कि हम लोग वेस्टर्न कंसेप्ट को बहुत, वेस्टर्न मतलब हर तरफ से खाने पीने से लेकर ट्रेडिशन से लेकर सब हम लोग वेस्टर्न का फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है ट्राइब्स। ट्राइब्स क्या होते हैं, बेसिकली एक ऐसे लोग होते हैं जो अलग, उनकी हर चीज़ अलग होती है, अलग अलग अपने शादी का जो उनका अलग अलग तरीका है वो अपना अलग फर्क फॉलो करते हैं, अपने कस्टम्स अलग फॉलो करते हैं, रिचुअल्स फॉलो अलग करते हैं, उनके जो भी बिलीफ्स हैं वो सब उनका अलग होता है। मीन्स उनकी एक मतलब वो बेसिकली देखें तो जो फॉरेस्ट एरियाज होती है उधर ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। मतलब सिंपली आप क्या सकते हैं, दे हैव बीन क्लासिफाइड एज ए ग्रुप ऑफ होम ग्राउंड पीपल विद ए लिटिल बैकग्राउंड who are entitled to have a common name, language, territory tied by strong kinship bonds, practicing endogamy and distinct customs, rituals and beliefs and simple मतलब सिंपल सोशल रैंक्स उनके पास ज़्यादा आपको, मतलब अगर आप इंडिया में देखिए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि तो इंडिया में बेसिकली शेड्यूल ट्राइब्स हैं आपको 705 जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं 8.6% जो हमारे पूरे इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल्स लोग हैं। और ये जो हमारे 8.6% है पॉपुलेशन, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के बेसिस पे दिया गया है। ट्राइब्स जो हमारे यहाँ वो भी क्लासीफाई किए गए हैं हमारे यहाँ, जैसे कि हिमालयन रीजन्स पे अलग ट्राइब्स रहते हैं, मिडिल इंडिया पे अलग ट्राइब्स रहते हैं, वेस्टर्न जैसे अलग अलग ट्राइब्स का नाम बताऊँ आपको तो मुंडा हो गए, संथाल हो गए, भील हो गए, थोड़ा हो गए, ये तो सारे डिफरेंट ट्राइब्स जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन भी आपको अलग अलग जगह पे दिखाई देगी। तो अब आता है कि इंडिया में जो है, ये आपको तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से ट्राइब्स होते हैं हिमालयन रीजन्स पे, मिडिल इंडिया पे, वेस्टर्न रीजन पे। तो आता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ट्राइबल एरियाज में। तो पहला चेंजेस क्या हो रहा है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो डिक्लाइन हो रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो ट्राइबल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो है वो है बिग इंडस्ट्रीज भी आपको दिखाई देगी, मतलब नया नया इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट एरियाज में आके इस्टेब्लिश हो रही है, जिसकी वजह से जो भी ट्राइब्स है वो प्रॉब्लम फेसेस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो देख रहे हैं कि उनका जो पहले का जो तरीका था उनका रिचुअल्स फॉलो करना, ये सारी में भी आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो है वो है लास्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट फीचर, दैट इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है इंडियन सोसाइटी का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। फाइव यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब आपको मैंने सिंपली क्या बताया कि हमारे यहाँ आपको डिफरेंट कल्चर्स दिखाई देगा, डिफरेंट रिलीजन, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, बट हमारा फीलिंग ऑफ वननेस, कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको फ्रेम करके रखता है। तो सिंपली यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या इम्प्लाई करता है, यूनिटी अमंग पीपल विद डाइवर्स कल्चर, रिलीजन एंड अदर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट करते हैं। पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सेकंड इज कल्चरल फैक्टर, थर्ड इज रिलीजियस फैक्टर एंड फोर्थ इज पॉलिटिकल एंड लास्ट इज लैंग्वेज फैक्टर। तो इन सारे जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का ये जो सारे फैक्टर्स है और इसके क्या क्या रीजन है, इन सबको हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी इन द इंडिया।
और अलग जो आपको मैंने फीचर्स बताया कि यहाँ पे आपको को एग्जिस्टेंस दिखाई देता है सोसाइटी में, आपको स्पिरिचुअलिज्म और मेट्रोलिज्म में ये अलग अलग फीचर्स हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट salient features of India. I hope you all guys understand. So thank you everyone for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe my channel for getting the notification of upcoming videos.